नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल में। दोस्तों, आज हम भारत के संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाओं में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कि कैसे इनका गठन हुआ, इसके कितने सदस्य और अध्यक्ष होते हैं, क्या इसके कार्य हैं, क्या इसके उद्देश्य हैं। इन सभी के बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। स्टे होम एंड कीप स्टडी। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए स्टडी विद राहुल के साथ। और उम्मीद करता हूं दोस्तों आप घर पे अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। इससे पहले आज हमने कुछ नई चीज़ आपके सामने पेश करने के लिए प्रयास किया है। तो थॉट ऑफ द डे, अवसर और सूर्योदय में बस एक ही समानता है, देर करने वाले उसे खो देते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप लोगों को कोई सा भी अवसर प्राप्त हो तो उसे छोड़े ना, उसका सही उपयोग करें, क्योंकि जब एक बार सूर्योदय हो जाता है या एक बार अवसर निकल जाता है तो वह घड़ी हमें दोबारा नहीं मिलती है। आइए अब शुरू करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। दोस्तों, अभी हम पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में पढ़ेंगे, इसके पश्चात हम राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसे इंग्लिश में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कहते हैं, ठीक है। इसका गठन संसद द्वारा पारित अधिनियम मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत हुआ है। दोस्तों, जो मानवाधिकार आयोग है उसका गठन एक एक्ट के द्वारा किया गया है। उस एक्ट का नाम है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, जो कि 1993 में आया था। तो दोस्तों, यह एक अधिनियम के द्वारा पारित हुआ है, तो इसलिए हम इस संस्था को एक संवैधानिक संस्था कहेंगे, अर्थात यह एक संवैधानिक निकाय होगा। तो दोस्तों, इसके सुचारू कार्य के लिए समय समय पर इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं, इसे और मॉडिफाई करने की कोशिश की गई है। तो इस अधिनियम में सन 2006 में व्यापक संशोधन किए गए थे। दोस्तों, यह मानव अधिकार के क्षेत्रों में भारत की सर्वोच्च संस्था होती है। जैसे कि दोस्तों, जब किसी व्यक्ति के या किसी मानव के अधिकारों का हनन किया जाता है तब वह इस आयोग में जाकर अपने हितों की रक्षा के लिए गुहार लगा सकता है। जो संविधान तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियों द्वारा निर्मित और भारत के न्यायालय द्वारा अध्यारोपित किए जाने वाले व्यक्ति की जीवन, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा से संबंधित अधिकारों का संरक्षण करते हैं। अर्थात दोस्तों, जो व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता होती है, उसे जीवन जीने की जो आज़ादी मिली हुई है और जो समानता है, उन सभी अधिकारों का संरक्षण का कार्य राष्ट्रीय मानव अधिकार द्वारा किया जाता है। दोस्तों, अब इसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो संरचना में यह एक माफ़ कीजिएगा, बहुत नहीं है दोस्तों, ये बहु है, ठीक है। यह एक बहु सदस्य संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। तो दोस्तों, अध्यक्ष कौन होगा इसका? तो जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या कोई अन्य न्यायाधीश जो होगा वो इसकी अध्यक्षता करेगा। इसके बाद दोस्तों, अब इसमें सदस्य, जैसे कि हमने आपको बताया कि 5 सदस्य होंगे, तो इसमें एक सदस्य जो होगा उच्च न्यायालय में कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश। इसके बाद दोस्तों, इसका तीसरा सदस्य जो यहाँ पर छूट गया है, ये यहाँ से शुरू होगा। तो उच्च न्यायालय में कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश
भी इसका तीसरा सदस्य होगा। इसके बाद जो उच्च न्यायालय का सदस्य है जो मानव अधिकार का ज्ञान रखता हो तथा इसमें कम से कम एक सदस्य महिला सदस्य हो। अब दोस्तों इसमें कुछ अन्य पदेन सदस्य भी होते हैं जो इस प्रकार हैं, जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष। दोस्तों जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष होता है या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति या एसटी का अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष और दोस्तों जो दिव्यांग व्यक्तियों के जो कार्यालय का मुख्य आयुक्त होता है वो इसका सदस्य होता है, या हम कह सकते हैं कि इसके पदेन सदस्य होते हैं। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं कि इनकी जो ये सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, इनकी सिफारिशें कौन करता है, या हम यूँ कह सकते हैं कि सिफारिश समिति में कौन कौन लोग शामिल होते हैं या है। तो दोस्तों इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित 6 सदस्य समिति द्वारा की जाती है। अर्थात दोस्तों कि जो इनकी नियुक्ति के लिए परामर्श समिति होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है, भारत का प्रधानमंत्री। तो दोस्तों प्रधानमंत्री जो होता है वो अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए सिफारिश करता है। इसके बाद इसी कड़ी में जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का उपसभापति होता है, या लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता और जो केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं ये एक एक सदस्य की सिफारिश करते हैं। इसके अतिरिक्त भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के किसी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी की जा सकती है। अब दोस्तों इनके कार्यकाल के बारे में जान लेते हैं। तो इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष, दोनों में से जो पहले पूर्ण होगा उसके अकॉर्डिंग इनका कार्यकाल रहेगा। दोस्तों इनकी पुनर्नियुक्ति भी की जा सकती है, अर्थात दोस्तों इन्हें अपने पद पर पुनः बैठाया जा सकता है। कार्यकाल के पश्चात आयोग के जो अध्यक्ष और सचिव केंद्र सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता। अर्थात दोस्तों जब इनका एक कार्यकाल समाप्त हो जाता है और इनकी पुनः नियुक्ति नहीं होती है तब ये ना इनका जो अध्यक्ष और जो सचिव या सदस्य होते हैं वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो उसके अंडर में कोई भी पद धारण नहीं कर सकते। अब दोस्तों इन्हें पद से कैसे हटाया जाएगा? तो दोस्तों इन्हें पद से हटाने का अधिकार, जिस प्रकार नियुक्ति करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है उसी प्रकार इन्हें अपने पद से हटाने का अधिकार भी भारत के राष्ट्रपति को है। अब राष्ट्रपति किन कंडीशन में इनको अपने पद से हटाएगा? तो दोस्तों वह अगर दिवालिया या पागल हो गया हो तब, या कार्यकाल के दौरान अपने कार्य क्षेत्र के बाहर किसी अन्य रोजगार में संलग्न होने पर, अर्थात दोस्तों जब वह अपने पद पर बना हुआ है और इसके बाद भी वह कोई और कार्य कर रहा है जो संविधान की दृष्टि से गलत होता है या लाभ का पद होता है, तब भी राष्ट्रपति उसे अपने पद से हटा सकता है। न्यायालय द्वारा किसी अपराध का दोषी या सजायाफ्ता होना, अर्थात दोस्तों कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसके द्वारा इसे किसी अपराध का दोषी माना जाता है या इसे किसी अपराध के लिए सजा दी जाती है या दंड दिया जाता है, तब भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसे अपने पद से हटा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त योजना आयोग के अध्यक्ष, माफ़ कीजिएगा, इसके अतिरिक्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा उनके दुराचार या अक्षमता के कारण भी पद से हटा सकते हैं। अर्थात दोस्तों जो राष्ट्रपति होते हैं ये इनके दुर्व्यवहार या इनमें अक्षमता के कारण इन्हें अपने पद से हटा सकते हैं, परंतु इन्हें पद से हटाने से पूर्व सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक कमेटी के द्वारा इनके इस आरोपों की जांच की जाएगी और दोष सिद्ध होने पर राष्ट्रपति द्वारा इन्हें अपने पद से हटा दिया जाएगा। दोस्तों इनके वेतन और भत्ते के बारे में जान लेते हैं। तो इन्हें वेतन और भत्ते जो मिलते हैं वो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।
नियुक्ति के उपरांत अलाभकारी परिवर्तन नहीं आ सकते। अर्थात दोस्तों जब नियुक्ति हो जाती है तब इन्हें जो भी सुविधाएं मिल रही हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब दोस्तों जो मानवाधिकार आयोग होता है उसका क्या कार्य होता है तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच करना, अर्थात दोस्तों जब किसी भी मनुष्य के अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो उनकी जांच करने का दायित्व मानवाधिकार आयोग का होता है। संबंधित अधिकारी को पूर्व सूचित कर किसी भी कारागार का निरीक्षण करना, अर्थात जो व्यक्ति या जो अधिकारी इनका उल्लंघन करता है उन्हें पहले ही सूचित किया जाता है। स्वतः संज्ञान या न्यायालय के आदेश द्वारा किसी लोक सेवक के समक्ष प्रस्तुत मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित प्रतिवेदन की जांच करना। दोस्तों आयोग केवल उन्हीं मामलों की जांच करता है जिन्हें घटित हुए 1 वर्ष से अधिक समय न हुआ हो। अर्थात दोस्तों जब भी किसी व्यक्ति के जो मानव अधिकार है उनका उल्लंघन होता है या हनन होता है तो जब वह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में इसकी शिकायत करता है तो शिकायत करने के समय इस घटना को 1 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा आयोग इस चीज़ की जांच नहीं करेगा। आयोग की कार्यप्रणाली, तो दोस्तों इसका जो प्रधान कार्यालय होता है वो दिल्ली में होता है। सॉरी, यह इच्छा अनुसार भारत में कहीं भी अपने कार्यालय खोल सकता है। तो दोस्तों इसका जो कार्यालय है वो तो जो मेन कार्यालय है वो तो दिल्ली में है, परंतु जो आयोग है अपनी सुविधा अनुसार भारत के किसी भी शहर में इसका कार्यालय खोल सकता है। इसका चरित्र न्यायिक होता है, अर्थात दोस्तों इसका कार्य जो होता है वो न्याय दिलवाने का होता है तथा इसके पास सिविल न्यायालय जो जिला न्यायालय होते हैं या सिविल न्यायालय होते हैं उसके अधिकार और शक्तियाँ इसको प्राप्त होती है। इसके पास मानवाधिकार उल्लंघन जांच के लिए स्वयं का एक दल होता है। अर्थात दोस्तों जब किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है और जब इसकी जांच करने के लिए एक जांच दल की आवश्यकता होती है तो ये जांच दल इसी के पास होता है। केंद्र और राज्य सरकार में किसी भी जानकारी की रिपोर्ट मांग सकता है। तो दोस्तों जब इसे किसी भी प्रकार की रिपोर्ट की ज़रूरत होती है तो यह अपनी सुविधा अनुसार केंद्र सरकार और राज्य सरकार से इसके बारे में रिपोर्ट मांग सकता है। अब दोस्तों इसके क्या क्या अधिकार हैं, तो दोस्तों यह आयोग पीड़ित व्यक्ति की क्षतिपूर्ति के लिए सरकार से सिफारिश कर सकता है। अर्थात जो व्यक्ति जिसका अधिकारों का हनन हुआ है और अगर इसे कोई क्षति होती है तो उसकी पूर्ति के लिए वह सरकार से सिफारिश कर सकता है। यह दोषी लोक सेवक के विरुद्ध कार्यवाही हेतु सरकार या प्राधिकरण से शिकायत कर सकता है। अर्थात दोस्तों अगर कोई लोक सेवक जो इनका उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए सरकार या फिर जिस प्राधिकरण या जिस संस्था का ये लोक सेवक होता है उससे इसे दंडित करने के लिए या उसकी कार्यवाही करने के लिए सिफारिश करने का अधिकार मानवाधिकार आयोग का होता है। यह सलाहकारी प्रवृत्ति का होता है, अर्थात यह सलाह देने का कार्य करता है। यह दोषी व्यक्ति को दंड नहीं दे सकता, ना ही किसी प्रकार की सहायता प्रदान कर सकता है। आयोग की सिफारिश से संबंधित सरकार या अधिकारी बाध्य नहीं होता है, परंतु इसकी सलाह पर की गई कार्यवाही 1 महीने के भीतर सूचित किया जाना आवश्यक होता है। अर्थात दोस्तों जो ये सलाह देने का कार्य करता है तो ये जो भी सलाह देगा ये जरूरी नहीं कि सरकार या अधिकारी द्वारा उसे माना ही जाए, परंतु इसकी सलाह पर उन्होंने सामने वाले जो दोषी व्यक्ति है उसके ऊपर क्या कार्रवाई की उसकी रिपोर्ट इन्हें 1 माह के अंदर आयोग को सूचित करना होता है। आयोग अपनी रिपोर्ट केंद्र या राज्य सरकार को भेजता है। तो दोस्तों जो आयोग जो रिपोर्ट बनाता है उसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास भेजता है और दोनों सरकारें अपनी विधायिका में इसे प्रस्तुत करती है। तो दोस्तों ये हमने पढ़ा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। अब हम पढ़ेंगे राज्य मानवाधिकार आयोग या स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के द्वारा केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी मानवाधिकार आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। अर्थात दोस्तों
कि जब ये मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 आया तो उसने केंद्र में या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया था। तो उसी के साथ एक प्रावधान निकाला कि हर एक राज्य में एक राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना की जाए। यह उन्हीं मामलों की जांच करता है जो संविधान के राज्य तथा समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान में 3 अनुसूचियां दे रखी है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो संघ सूची होती है वह केंद्र का कार्य होता है या उसकी सूची के अंतर्गत जो विषय होते हैं उस पर कार्य करने का अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है, तथा राज्य और समवर्ती सूची पर केंद्र राज्य दोनों कार्य करते हैं। तो जो मामले राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं उन्हीं मामलों पर राज्य मानवाधिकार आयोग जांच करता है। अगर मामले की जांच पहले से ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कर रहा हो तो राज्य मानवाधिकार आयोग नहीं कर सकता है। दोस्तों इसकी संरचना के बारे में पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों यह भी एक बहुसदस्यीय संस्था होती है जिसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। अब दोस्तों इसका अध्यक्ष कौन होगा? तो इसका अध्यक्ष, माफ कीजिएगा दोस्तों, ये उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा अन्य कोई न्यायाधीश हो। उच्च न्यायालय में कार्यरत अगला सदस्य है उच्च न्यायालय में कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश। जो राज्य के जिला न्यायालय में कोई न्यायाधीश जिसे 7 वर्ष का अनुभव हो, या ऐसा व्यक्ति जिसे मानव अधिकार के बारे में विशेष अनुभव हो, आयोग का सदस्य बन सकता है। नियुक्ति दोस्तों इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, जिसकी इस समिति की अध्यक्षता राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है और इस समिति में 4 सदस्य होते हैं। तो सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जो कि आयोग के अध्यक्ष की नाम की सिफारिश करता है। इसके अलावा दोस्तों विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो एक सदस्य की नाम की सिफारिश करता है। विधानसभा में जो विपक्ष का नेता होता है वो, और राज्य का जो गृह मंत्री होता है, ये सभी एक सदस्य की सिफारिश करते हैं। और दोस्तों अगर यदि किसी राज्य में विधान परिषद है तो विधान परिषद का अध्यक्ष और विपक्ष का नेता भी इस कमेटी का सदस्य होगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद उच्च न्यायालय में एक कार्यरत न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश को भी सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। कार्यकाल दोस्तों इनका कार्यकाल 3 वर्ष और 70 वर्ष का जो भी पहले पूर्ण होती है उसके अनुसार इनका कार्यकाल होता है। कार्यकाल के बाद अध्यक्ष और सदस्य केंद्र तथा राज्य सरकार के अधीन पद धारण नहीं कर सकते। जैसा कि दोस्तों हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में बताया था, ठीक उसी प्रकार इसमें भी ये केंद्र राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकते हैं। नियुक्ति तो दोस्तों इनकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, परंतु इन्हें हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं दिया गया है। इन्हें हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है और ये ठीक उसी प्रकार जो इनके सदस्य और अध्यक्ष उसी प्रकार हटाते हैं जिस प्रकार की ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को हटाते हैं। दोस्तों जो इनको पद से हटाना है, ये जो प्रोसेस है, जो इनको क्या क्या वेतन भत्ते मिलते हैं, आयोग के क्या कार्य है, क्या इनकी कार्य प्रणाली है, आयोग के क्या अधिकार है, ये ठीक उसी प्रकार है या उसी प्रकार इन्हें अधिकार दिए गए हैं जो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में दिए गए हैं। तो दोस्तों आपने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में इसे अच्छी तरह समझ लिया है और एक बार वापस इन्हें अच्छे से समझने के लिए आप राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में देख सकते हैं, तो आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।